विदर्भ इसलिए भी खास है कि उसके अंतर्गत नागपुर आता है जी। नागपुर आता है, वहाँ से नागपुर में आरएसएस का दफ्तर भी है, आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। लेकिन हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें मांग रही हैं। तो विदर्भ रीजन जो है कांग्रेस के लिए भी एक नाक की लड़ाई लड़ी बनी हुई है और वहाँ पर उद्धव की जो सेना है वो लोग उसमें ज़्यादा सीटों पे क्लेम कर रहे हैं। और उनमें यहाँ पर क्या है कि गठबंधन है, 3 पार्टियाँ अब साथ में हैं, उधर भी महायुति भी तीन पार्टियाँ हैं और महाविकास अघाड़ी में भी 3 पार्टियाँ हैं। ना उनका कोई सीएम फेस है, ना उनका कोई सीएम फेस है। नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ नरेश कोश्यारी। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन की बातचीत करने के बाद आज हम आपको विदर्भ रीजन की बारे में बता रहे हैं। वहाँ की जो 62 सीटें हैं उस पर किस पार्टी ने कैसी पकड़ बना कर रखी है और पिछले चुनाव में क्या हुआ था और इस बार के अनुमान क्या कह रहे हैं और पार्टियां विदर्भ की 62 सीटों को अपने खाते में करने के लिए क्या क्या कर रही हैं, तमाम बातें हम करेंगे। अरुण चौबे सर मेरे साथ हैं रोजाना की तरह। अरुण सर, सबसे पहले विदर्भ की बात करते हैं कि वहाँ पर इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पीछे कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस का दबदबा था, इस बार क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, विदर्भ जो है रीजन इस समय बहुत क्रूशल हो गया है, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा में जिस तरह से रिजल्ट आया जी। महाराष्ट्र में तो ओवरऑल जो है महायुति को नुकसान हुआ लोकसभा इलेक्शन में, उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर उस कंसिडरेशन को देखते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ जो है असेंबली में भी रिफ्लेक्ट होता है, पूरी तरह से नहीं होता है क्योंकि लोकल इशूज वहाँ के अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी तक के रिफ्लेक्शन में हम देख रहे हैं कि 2019 में भी जिस तरह का परिणाम था, वहाँ की 62 सीटों में से जो है बीजेपी 50 पे लड़ी थी और तकरीबन 29 सीट जीती थी। और उनके साथ शिवसेना जो है अनडिवाइडेड शिवसेना हुआ करती थी, तो वो भी 12 पे लड़ी थी और जो है उसको जो है तकरीबन 4 सीट पे जो है जीत मिली थी। तो 29-4-33 के करीब दोनों मिलके जीते थे। और कांग्रेस जो है 47 पे लड़ी थी, 15 पाई थी जी। और एनसीपी 15 पे जो अनडिवाइडेड एनसीपी हुआ करती थी उसको 6 मिला था। तो पिछली बार 2019 के इलेक्शन में जो है बीजेपी जो है वहाँ से अच्छा की थी, मराठवाड़ा रीजन के कंपेरिजन में वहाँ पर अच्छा की थी। लेकिन जो 2024 का लोकसभा रिजल्ट आया है इसके कंपेरिजन में जो है इसको देखते हैं तो बड़ी परेशानी वाली स्थिति है। और क्योंकि वहाँ पर नागपुर, जो मैं आपको बता दूं कि विदर्भ इसलिए भी खास है कि उसके अंतर्गत नागपुर आता है जी। नागपुर आता है, वहाँ से नागपुर में आरएसएस का दफ्तर भी है, आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। तो सबसे बड़ी ये नाक का सीट कहते हैं ना, तो जो विदर्भ रीजन है उनके नाक की लड़ाई हो जाती है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन तकरीबन जो है वहाँ पर 77% है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है अपने घटक दल के साथ, महायुति के साथ चाहेगी कि वहाँ डोमिनेट करे। और उनके पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी सामने है कि उनके साथ शिंदे भी हैं और पवार साहब, अजीत पवार का फैक्शन जो है उनके साथ में खड़ा हुआ सर, है। लेकिन हमने कई राज्यों के चुनाव में देखा कि कांग्रेस जो थी वो स्थानीय पार्टियों को ज़्यादा तवज्जो दे रही थी, जो वहाँ के लोकल पार्टीज़ हैं। लेकिन हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें मांग रही हैं। सीट शेयरिंग की बात जब हो रही है तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो भी इस तरह की बातचीत चल रही है। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सबसे बड़ी लड़ाई रहेगी? देखिए, कांग्रेस बाकी जगहों पे आपने जैसा कहा, तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल अगर हम लें तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर थी, इसलिए उनको तरजीह देना उनकी मजबूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में वो स्थिति अलग है। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी है अभी भी जो है जो पिछली बार भी हुआ था तो उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से उनका तकरीबन 43 सीट पे उन्होंने असेंबली सीट जीती थी। उसके बाद जो है एनसीपी की सीट, जो शरद पवार साहब की सीट जो अनडिवाइडेड हुआ करती थी एनसीपी, तो एनसीपी ने सेकंड नंबर पे हुआ करती थी। उसी तरह से अपने फैक्शन में अगर हम एमवीए की बात करें तो इसी वजह से इस बार भी जो वोटों के, जो टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो उसमें कोशिश ये है, वो कांग्रेस चाह रही है कि 100+ यानी 105 के आसपास सीट उसको मिले। और बाकी जो जैसे कि दूसरे घटक हैं, ये रिपोर्ट्स है, अभी कंफर्म, अभी तो पूरी तरह से फैसला ही नहीं हुआ है, क्योंकि विदर्भ, खासकर विदर्भ की ही सीट पर टसल चल रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप और कांग्रेस के बीच में 12 सीटों के ऊपर अभी भी टसल चल रही है। उसमें यह है कि आपने देखा होगा कि सैटरडे ऑनवर्ड्स टॉक्स का जो अनएंडिंग राउंड्स चल रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कल फैसला हो जाएगा या आज शाम को हो पाएगा। कल भी हो रहा था कि आज रात को या आज 11:30 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट होगी जिसमें लोग जो है सीटों का डिक्लेरेशन कर देंगे, लेकिन आज भी नहीं हो पाया दिन में। तो विदर्भ रीजन जो है कांग्रेस के लिए भी एक नाक की लड़ाई बनी हुई है और वहाँ पर उद्धव
की जो सेना है वो लोग उसमें ज़्यादा सीटों पे क्लेम कर रहे हैं। और उनमें आपने देखा होगा कि मंडे को जो है इसी वजह से वहाँ के उनके जो राज्यसभा एमपी है संजय राउत ने ओपनली कह दिया कि हमने 3 सीट एक्स्ट्रा दे दी थी। एक तरह से हमने खुला दिल दिखाया था। कोल्हापुर, अमरावती और रामटेक सीट उन्होंने जो है कांग्रेस को अपने एक तरह से कहा कि हमने फेवर किया था कांग्रेस। तो उसी के एवज में चाह रहे हैं कि कांग्रेस भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखावे। बिल्कुल बिल्कुल से चुनाव कितना रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि कहीं भी चुनाव हो रहा था बीजेपी ने एक सीएम फेस बीजेपी चुन के रखती है, उस पर चुनाव लड़ती है, चाहे हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गठबंधन है, 3 पार्टियाँ आप साथ में हैं, उधर भी महायुति भी तीन पार्टियाँ हैं और महाविकास अघाड़ी में भी 3 पार्टियाँ हैं। ना उनका कोई सीएम फेस है, ना उनका कोई सीएम फेस है। ऐसे में चुनाव किस तरीके का चुनाव होने वाला है? देखिए इसमें चुनाव में बस यही है कि कोई इसलिए नहीं, आप जान रहे हैं घटक दल दोनों जो महायुति हो या एमवीए हो, विकास अघाड़ी, वो लोग फेस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सभी पार्टी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, कार्यकर्ताओं का दबाव है और महाराष्ट्र जैसे क्रूशल स्टेट में कोई भी पार्टी चाहेगी कि उसका चीफ मिनिस्टर हो। आपने देखा कि जिस प्रकार से महायुति में जो शिंदे साहब जो आश्चर्यजनक तरीके से चीफ मिनिस्टर बन गए, जबकि उनके लिए देवेंद्र फडणवीस की बात हो रही थी। तो देवेंद्र फडणवीस भी उसी स्तर के नेता हैं और उनके साथ में जो अजित पवार जो आए हैं, अजित पवार भी उसी स्तर के नेता हैं। अजित पवार की एम्बिशन है कि चीफ मिनिस्टर बन जाए। देवेंद्र फडणवीस जो है एक बार हो चुके हैं और प्लस जो शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे तो ऑलरेडी इस समय जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं। तो तीनों आपने देखा होगा कि बीजेपी कोशिश कर रही तीनों नेताओं को एक साथ ट्रीट करे। कोई क्रूशल मीटिंग होती है उसमें या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें तीनों एक साथ दिखते हैं, वो एकजुटता दिखाने के लिए है। लेकिन उसमें जाहिर सी बात है कि इस बार का डिसीजन जिस पार्टी के पास में, जिस दल के पास में ज़्यादा सीट होगी उसी का चीफ मिनिस्टर होगा। अगर बीजेपी इस बार जो है जैसे 2000 तकरीबन जो है 99 सीट्स जो बीजेपी ने अपने कोटे की डिक्लेयर कर दी है और उसमें फर्नांडीज का भी नाम नागपुर की एक सीट से लड़ रहे हैं वो, तो उन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया है, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में। अगर बीजेपी उसमें सिंगल लार्जेस्ट होकर आती है तो जाहिर सी बात कोशिश करेगी कि इस बार उसका चीफ मिनिस्टर। महाविकास अघाड़ी का क्या रहेगा सीन? महाविकास अघाड़ी के बारे में आपने तो अभी देखा, टसल चल ही रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो शुरू से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पवार को भी कोशिश की अपनी तरफ अपने ढंग से परसुएट करने की कि उनको जो है चीफ मिनिस्टर का चेहरा पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाए। पवार साहब ने एक तरह से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग ये जो है पोस्ट इलेक्शन जो है हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, वो जिस तरह से हम लोग जीतेंगे उसके बाद में चीफ मिनिस्टीरियल फेस तय होगा। लेकिन वो अभी भी अड़े हुए एक तरह से देखा जाए। और उसमें आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले जो कि कुछ दिन बीजेपी में थे फिर चले आए कांग्रेस में, वो एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। वो बड़ा चेहरा है। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को बढ़त दिलवाई अपने नेतृत्व में। तो उनका जो वेटेज है इस समय, उनका वेटेज बना हुआ है। और शिवसेना की कोशिश है कि उनके साथ विक्टिम कार्ड जो वहाँ का जो प्रो हिंदुत्व या हिंदुत्व जो वोटर्स हैं, मराठा कम्युनिटी हो, ओबीसी हो, वो सभी मिल के जो है, और उनके साथ में प्लस ये होगा कि साहब जो कांग्रेस के साथ में मुस्लिम वोटर्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन देखते उनको लगता है कि वो इस समय भी एप्रोप्रिएट फेस है, चीफ मिनिस्टीरियल फेस। बिल्कुल सर, एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कि वो क्या मराठवाड़ा रीजन में भारतीय जनता पार्टी को अगर वहाँ से अगर उनको नुकसान होता है तो वो क्या भरपाई विदर्भ से हो पाएगी? कितनी आपको संभावनाएं दिखती हैं? देखिए विदर्भ से ही संभावना ज़्यादा दिख रही, क्योंकि वहाँ पर मराठवाड़ा रीजन में जैसे मैंने कहा कि ओबीसी और मराठाज मैं आपको बता दूँ कि 28 to 33% जो है ओवरऑल जो उनकी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में, और वो तकरीबन इफेक्टिवली 100 सीट पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो मराठाज जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल है वहाँ की राजनीति में। इसी वजह से देखा आपने मराठवाड़ा में जो है 8 सीट जो लोकसभा की हुआ करती थी उसमें ज़्यादातर सीट मराठाज ने ही जीती, लेकिन बीजेपी के खेमे में एक भी सीट नहीं आई। तो मराठाज वहाँ बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और इस बार वो बहुत एग्रेसिव भी हैं अपने रिजर्वेशन वाले मुद्दे को लेकर। तो मराठवाड़ा रीजन में आप थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रहा है। मुश्किल तब दिख रहा है अगर AIMM जो वहाँ वोट नहीं काटती है, या आप यूँ कहें कि जो जैसे MNS ने अभी सीट डिक्लेयर कर दी, 45 सीट पे इन लोगों ने जो है अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं। तो जो वोटों का स्प्लिट होता है उस वोटों के स्प्लिट में अगर वो स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है
तो शायद वहाँ पर मराठवाड़ा में कुछ फायदा हो, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं दिख रही है। तो बचता है विदर्भ रीजन। विदर्भ रीजन में संभावना इसलिए ज़्यादा, मैंने जैसे अभी आपका शुरुआती दौर में बातचीत में कि 77% जो है वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन 8% ही सिर्फ है उस रीजन में। तो जाहिर सी बात कांग्रेस का जो है वहाँ पर पड़ रहा थोड़ा सा कम दिखता है। वो कोशिश करेंगे सरकार साथ में होने की वजह से, बीजेपी जो अपनी सरकार में होने का उसको एडवांटेज मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। क्योंकि उस तरह के जिस तरह के जो महिलाओं के प्रोग्राम शुरू किया गया है, या फिर यूँ कहें ट्राइबल रीजन में भी बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, तो उन सब का एडवांटेज बीजेपी को लगता है मिलेगा। प्लस आरएसएस का हेडक्वार्टर होना, तो जो प्रो हिंदुत्व जो लॉबी है उसका जो काडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन में भी, वो लोग पूरी तरह साइलेंटली कोशिश करेंगे कि इस बार जो है उस नैरेटिव को बदला जाए जो लोकसभा के इलेक्शन में था। तो बीजेपी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहती है। और इस पर मैं कहूँगा कि वहाँ पर हो चाहे और रीजन है, इवन मुंबई में शिवसेना बहुत प्रभावी है। अब मैं देखूँगा जो 6 रीजन है उसमें से वेस्टर्न महाराष्ट्र हो या नॉर्थ महाराष्ट्र हो, कोंकण रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन रीजन पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लगातार एक के बाद एक पाएंगे। अभी फिलहाल विदर्भ की बात कर रहे हैं। तो विदर्भ में जो है मैंने बस कहा कि जो 77% हिंदू वोट है, प्लस वहाँ पर जो बुद्धिस्ट और जो नियो बुद्धिस्ट कहते हैं, नौ बुद्ध, जो नियो बुद्धिस्ट वो हैं जो कि वहाँ की जो दलित कम्युनिटी है, वो जो अंबेडकर साहब बुद्धिस्ट कम्युनिटी कन्वर्ट हो गए, तो उनके साथ में बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट हुए बुद्धिस्ट हो गए, और तो वो उसमें एक जो नियो बुद्धिस्ट भी हैं वो कहलाते हैं। तो वो कम्युनिटी भी वहाँ पर स्ट्रांग है, वो भी तकरीबन जो है 13% के आसपास शायद है। तो अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स पे यकीन करूँ तो उसके अनुसार वो लोग अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो अपना जो प्रकाश अंबेडकर वाली पार्टी उसके साथ चले जाते हैं, या फिर कांग्रेस का एक कॉम्बिनेशन जो इस बार हो गया, आप देख रहे हैं लोकसभा में कि दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक जो है कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो मराठाज अगर फेवर कर देते हैं और दलित वोट बैंक और मुस्लिम उसी तरह से, तो उस स्थिति में जो है कांग्रेस भी वहाँ पर इफेक्टिव दिख रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एक तरफा बीजेपी की तरफ चला जाएगा। कांग्रेस इसीलिए कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में दिख रही है, और वो चीफ मिनिस्टीरियल फेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही है, और विदर्भ रीजन में उद्धव की सेना के साथ अपनी सीटें स्पेयर नहीं करना चाह रही है। बिल्कुल जी। तो देखिए, विदर्भ की जो 62 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मराठा रीजन के बाद हमने विदर्भ रीजन की सीटों के बारे में आपको बताया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बना सकती है अगर उसने सही तरीके से वहाँ पर जो हिंदू वोट बैंक है उसको सही तरीके से साथ लिया। तो महाराष्ट्र में अभी आपको लगातार वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर लगातार रैलियों के लिए अब जाएंगे, जिससे बड़ा जो हिंदू वोट बैंक है वो प्रभावित हो सकता है। इस रीजन पर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन का क्या असर पड़ सकता है इस बार के चुनाव में? ये कमेंट का ज़रूर बताएं। और अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप नज़दीकी से जुड़े हुए हैं तो बताएं कि महाराष्ट्र में किस पार्टी की हवा चल रही है, और इस बार एमबीए या महाविकास अघाड़ी या महायुति कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है? कमेंट कर ज़रूर बताएं और रोजाना देखते रहें India.com। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।